नेपाल का मुद्दा इतना सादा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसके रिलेशंस कैसे हैं चाइना से, इंडिया से और अमेरिका से। किसी हद तक यहाँ पर पाकिस्तान भी रिलेट करता है और अगर ज़्यादा रिलेट नहीं भी करता तो बहुत से मैसेजेस हैं पाकिस्तान के लिए। एक बहुत बड़ी रियलिटी को जन्म दिया है नेपाल के रीसेंट वाक़यात ने और उनको समझना परखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से नेपाल की आज ये सिचुएशन है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों रिजाइन दिया है, वहां आवाम क्यों बिफर गई, CIA का क्या पॉसिबल किरदार हो सकता है और इसमें कौन सी जियोपॉलिटिक्स कार फरमा हैं, आइए जानते हैं। तो ये डेवलपमेंट्स तो हम सब ने देखी कि किस तरह नेपाली यूथ उठी, उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ और देखते ही देखते वो वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन वायलेंट प्रोटेस्ट के हवाले से। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जो मीडिया पर नज़र आ रहा है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक रटा रटाया स्क्रिप्ट आपको बता देते हैं कि ये हुआ, करप्शन की वजह से एहतजाज हुए, मामला ख़त्म, गवर्नमेंट घर चली गई, टाटा बाय बाय, अब नया सेटअप आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो कुछ हुआ नेपाल में, जिस तरह बिल्डिंग्स को आग लगाएगी, पार्लियामेंट को जलाया गया, बहुत से जो उनके मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी आवाम के हाथों शामत आई और लोगों ने कहा कि ये रिपीट हुआ है श्रीलंका का और बांग्लादेश का कि किस तरह यूथ उठी है और उन्होंने अपने हुक्मरानों को एक सबक सिखाया है। इवेंट्स इतने वायलेंट हो गए कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया गया जिसकी वजह से उनकी बीवी बुरी तरह से झुलस गई। पहले पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो उनसे कंट्रोल ना हुए। हलाकतों में इजाफा होता चला गया और इस वजह से अवाम का गुस्सा भी बढ़ता गया। लोगों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, बुलेट रबर्स का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार अवाम पर गोलियां बरसा दी डायरेक्ट। और सदर ने इस कैओस को देखते हुए मामला आर्मी के हैंडओवर कर दिए कि पुलिस से तो ये नहीं संभल पा रहा, अब आर्मी हैंडल करेगी। तो आर्मी अब आ गई है, उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दी है। नेपाली लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस की जानिब से डायरेक्ट फायर भी किए गए जिसकी वजह से बहुत से लोगों की अमवात हुई और 1000 के करीब बंदा जख्मी हो गया। और इन चीज़ों ने जलती पर तेल का काम किया। इन सब हालात को देखते हुए बहुत से मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन देने शुरू कर दिए और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब नेपाल की सियासत की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज़ हैं। एक KP शर्मा ओली की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा एक माओइस्ट पार्टी है जो कि आइडियोलॉजी वाइज ज़्यादा कट्टर हैं और इसके अलावा एक नेपाली कांग्रेस पार्टी है। और नेपाल में रवाज ये है कि जब भी गवर्नमेंट बनती है तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और बहुत सी पार्टीज मिलकर हुकूमत करती हैं। एक मेन पार्टी होती है जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन उसके अलावा भी दूसरी पार्टीज को भी वजारतें दी जाती हैं और अहम अमूर दिए जाते हैं। KP शर्मा ओली की बात करें तो इनके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा था पिछले कई महीनों से और इनकी पोजीशन वैसे ही वीक हो रही थी। और थोड़े दिन पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इनकी पॉलिसीज थोड़ी सी प्रो चाइना हैं। ये भारत के ऊपर चाइना को फौकियत दे रहे थे और लोगों ने जो गुस्सा निकाला है वो सिर्फ KP शर्मा ओली या उनकी पार्टी पर नहीं बल्कि दूसरी पार्टीज पर भी गुस्सा निकाला है और उनके घरों को भी जलाया है जो पार्टीज इस कोलिशन का हिस्सा थी। एक्सटर्नल फैक्टर की बात हम बाद में करेंगे लेकिन पहले जो इंटरनल गुस्सा है जिससे लोग इंस्टिगेट हुए वो ये था कि लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। रूलिंग एलीट में शामिल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं अवाम के पैसों पर। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर इन पॉलिटिशियंस के बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी नुमाइश कर रहे हैं। वो अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाकर अवाम के ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़क रहे हैं। और यूथ का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक तरफ इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ ये अयाशियाँ अवाम के पैसे पर। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन देखकर मुझे एक अफ्रीका का मुल्क याद आ गया लेकिन मुझे उस मुल्क का भी नाम नहीं याद आ रहा। वहाँ भी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इसी तरह अवाम का मजाक उड़ाते हैं, टिकटॉक पर वीडियोज़ लगाते हैं, स्लो मो में वॉक करते हैं, अवाम के पैसे पर इंजॉय करी जा रहे हैं, अवाम को लूटी जा रहे हैं और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाई जा रहे हैं। खैर, अभी हम उस अफ्रीकी मुल्क की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं नेपाल की। इन हरकतों की वजह से एक रिजेंटमेंट पैदा होती चली गई और लोगों ने हैशटैग नेपो बेबी के ट्रेंड भी निकालना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर और इनकी बैशिंग शुरू हो गई। मतलब एक प्रॉपर नेपो किड की कैंपेन चली है पिछले दिनों नेपाल के अंदर और सबसे ज़्यादा यूथ ने इसको ग्लोरीफाई किया, इस कैंपेन को, और इन पर क्रिटिसाइज किया है कि ये रूलिंग एलीट क्या कर रही है और एक तरफ इनका जो एटीट्यूड है वो अथॉरिटेरियन होता जा रहा है। और इस अथॉरिटेरियन एटीट्यूड का ये शाखसाना निकला कि इन्होंने 26
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही बंद कर दिए अवाम के लिए। बेसिकली नेपाल की हुकूमत का ये मुद्दा था कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए पहले नेपाल में, क्योंकि बहुत से डेटा के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लिहाजा आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ये ऐसी ही दरख्वास्त है जो कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने भी इन प्लेटफॉर्म से की थी, ये फेसबुक, गूगल, मेटा वगैरह से। तो सरकार ने ये बहाना लगाकर इन 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया कि ये हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। अब आजकल के दौर में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप एक गरीब मुल्क हैं, जॉब्स आपके मुल्क में हैं नहीं, जो थोड़ा बहुत लोग कमाते हैं ऑनलाइन तरीकों से, आप उस पर भी कदगन लगा दें और एक ब्लैंकेट बैन लगा दें तो फिर क्या हाल होगा। फिर वही हुआ जो फिर नेपाल में हमने देखा, यूथ उनकी भड़क उठी और लिटरली इन प्रोटेस्ट में टीनेजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इस पूरे प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। यानी जेन जी 25-26 साल से कम उम्र के नौजवान, एक तूफान बपा हो गया। आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे अपनी मार्केट प्लेस को एक्टिव नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना सकते, आप गूगल से सर्च नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली। मतलब वही मसला जो हमने अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हुकूमत खुद तो कुछ देती नहीं है, जो है वो भी छीन लेती है। नेपाल की इकॉनमी के वैसे ही बहुत बुरे हालात है और ट्रैवल एंड टूरिज्म पर ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो जितनी बुकिंग्स होती हैं, जितने भी ये अरेंजमेंट्स होती हैं ट्रैवल की, ये ऑनलाइन ही हो रही हैं आजकल। तो जब आप पूरा सोशल मीडिया बंद कर दोगे तो ना सिर्फ ये ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी एक बहुत बड़ा अटैक होता है, बल्कि और दूसरे जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उन सब का कबाड़ा निकल जाता है। तो इसी चीज़ का दरअसल गुस्सा था आवाम को और उसका फिर रद्द अमल हमने देखा। एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट हुआ जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको पहले ही बता दिए। इन प्रोटेस्ट के दौरान इवन हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्टोर भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रुके क्योंकि इनमें एक मोमेंटम आ चुका था, लोग मरना शुरू हो गए थे और उसका भी ये गुस्सा था। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो शायद बैरूनी हाथ भी मुलव्विस था। इस क्योस के दौरान बहुत से कैदियों ने भी जेलों से भागने की कोशिश की और पुलिस ने उन पर भी गोलियां बरसाई और वहां पर भी कुछ अमवात वाक़या हुई। जब आप किसी भी टॉपिक को डीपली रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसा कि एक एनजीओ हामी नेपाल जिसकी तरफ इशारा जा रहा है कि इन्होंने प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई करने में मदद दी थी और इस ग्रुप के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि पास्ट में इसने कोई इमदाद ली थी। अब यूएस एड के मल्टीपल तरीके होते हैं, एक तो यूएस एड के ज़रिए उसमें कई डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एनईडी नेशनल एंडोवमेंट डेवलपमेंट फंड इस तरह की कोई चीज़ है, वो यूएस के जो इंटरेस्ट और नैरेटिव हैं उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट मुल्कों में पैसा लगाते हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आजकल का मुझे नहीं पता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगाई है। तो ये वो एनजीओज होती हैं जो किसी हद तक यूएस के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को भी आगे लेकर चलती हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रकम ले रहे हो तो आपको उनकी कोई ना कोई बात तो माननी पड़ेगी। डोनर्स और लॉबिस्ट का यही किरदार होता है पूरी दुनिया में। अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स एक्टिव होती हैं और उनका क्या किरदार होता है, वो ओपनली कहती हैं कि हम जिनसे पैसा लेते हैं उनके इंटरेस्ट को परसू करते हैं। तो यहाँ पर इस एनजीओ का नाम आ रहा है कि इसने अपना किरदार अदा किया है। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली की हुकूमत काफ़ी हद तक प्रो चाइना हो रही थी और चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज अपना रही थी, बीआरआई को अडॉप्ट कर रही थी। लिहाजा ये सीआईए और रॉ का एक मुश्तरका मंसूबा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए और इस कैओस में अपने पार्टनर्स ढूंढे जाएं। और इवन स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि बहुत सी जगहों पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है। उनके मुताबिक जिन जगहों पर हमारा तोड़ फोड़ का प्लान नहीं था वहां भी तोड़ फोड़ की गई है, तबाही फैलाई गई है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट की गई है हमें बदनाम करने के लिए। इन्फिल्ट्रेटर्स का उन्होंने नाम लिया है घुसपैठिए, यानी हमारे अंदर जो घुस गए लोग। और अभी भी ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी ये जो मूवमेंट है ये अपॉर्चुनिस्ट ने हाईजैक कर ली है और इसलिए हमने देखा कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो उस गंद को साफ कर रहे थे जो इन प्रोटेस्ट के नतीजे में फैला है। उनके मुताबिक हमने इस लेवल की डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, कहीं आपने एक दो गमले तोड़ दिए, किसी लाइट को आपने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन जिस लेवल का नुकसान हुआ है, पार्लियामेंट को आग लगाई गई है, पॉलिटिशियंस के घरों में घुसकर आग लगाई गई है, ये इनके मुताबिक किसी और का एजेंडा था। और अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो इसमें फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ हो सकता है, और दूसरा भारत भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है इस पूरी डेवलपमेंट से कि केपी शर्मा ओली की हुकूमत चली गई है। थोड़े दिन पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इनके क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं, बॉर्डर के क्या इश्यूज़ हैं। कुछ एरिया है नेपाल का जो भारत अब कंट्रोल करता है, लेकिन नेपाल ये क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है और भारत यहाँ से कोई कॉरिडोर नहीं गुजार सकता। भारत ने पहले एक रिलीजियस कॉरिडोर का आगाज़ किया इसी जगह से, और अभी रिसेंटली चाइना के साथ एक ट्रेड कॉरिडोर का आगाज़ करने जा रहा है। तो इस पर नेपाल ने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और इस एरिया को लेकर नेपाल के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट थी भारत के खिलाफ, भारत मुखालिफ सेंटिमेंट्स थे, और वो केपी शर्मा ओली की हुकूमतों में ही ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए शायद केपी शर्मा ओली को हटाया गया कि वो बहुत ज़्यादा चाइना सेंट्रिक हो रहे थे, भारत पर डिपेंडेंस कम करना चाहते थे और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हासिल करना चाहते थे और बीआरआई को परसू कर रहे थे। नेपाल ने हिस्टोरिकली भारत की पोर्ट्स का इस्तेमाल किया और भारत इनका मेन ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के साथ बिगाड़ कर नेपाल को काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली की ये अप्रोच है कि चाइना उस कमी को पूरा कर सकता है। हमारे जितने भी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, भारत से बेहतर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो सारा मैप्स और बाउंड्रीज का इशू था भारत के साथ, इन्होंने काफ़ी उठाया है इसको, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में बहुत भारत मुखालिफ जज्बात भी देखे हैं हमने नेपाल के अंदर, और भारत मुखालिफ प्रोटेस्ट हुए हैं। इंडिया आउट की कैंपेन्स चली हैं जिस तरह बांग्लादेश में चली थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो केयर टेकर्स के नाम सामने आ रहे हैं, पहले तो बलिंद्रा शाह का नाम सामने आ रहा था जो कि खटमंडू के मेयर थे, बड़े यंग 35 साल के एक एक्स रैपर हैं यानी म्यूजिशियन हैं। अब भी पता नहीं वो म्यूजिक बनाते हैं कि नहीं, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गए हैं। पहले उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब जिस शख्सियत का नाम सामने आ रहा है उनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो प्रो इंडिया हैं, यानी भारत सक्सेसफुल हो चुका है। और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम आ रहा है जो कि 65 साल एक फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको निगरान वजीर आजम बना दिया गया है। और अब ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात करवाएंगी, जिसमें आर्मी है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं। और भारत का मीडिया इनको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है कि इनके भारत के साथ कनेक्शंस थे। कोवर्ट कनेक्शंस की बात नहीं कर रहा, मतलब उनके हिस्टोरिकल या कोई ख़ानदानी कनेक्शंस थे, इस तरह की कवरेज कर रहा है भारतीय मीडिया कि भारत के हवाले से उन्होंने बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट कहे हैं पास्ट में। यानी ये सिचुएशन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कामयाबी है भारत को। जिस तरह बांग्लादेश में इनको एक सेटबैक मिला था, शेख हसीना वाजिद जो मोदी सरकार की पिट्ठू थी, उनका तख्ता जब उल्टा तो लोगों ने मोहम्मद यूनुस को मुंतखब किया जो कि लोगों के दिलों में बसते हैं, और एक पोस्ट इनकलाब लीडर टाइप उनका स्टेटस है जैसे सुप्रीम लीडर का होता है। वो कितने प्रो इंडिया या एंटी इंडिया है उसका हमें पता नहीं है, लेकिन भारत ने जो इकदाम किए हैं उन पर मोहम्मद यूनुस ने बड़ी तनकीद की कि भारत ज्यादती कर रहा है, शेख हसीना वाजिद को पनाह देकर हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके। तो वहां पर भारत को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंडर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल किया है, जबकि नेपाल के अंदर ऐसे लग रहा है कि प्रो भारत सेटअप आ रहा है। केपी शर्मा ओली जो काफी हद तक एंटी इंडिया थे, अब एक प्रो इंडियन केयर टेकर सेटअप आ सकता है। नेपाल के यंग प्रोटेस्टर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अब वो लीडरशिप चाहिए जो पुरानी सियासी पार्टियों से आज़ाद हो, जिसकी इंटेग्रिटी हो, जो पढ़ी लिखी हो, जो मुल्क के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने की कैपेबिलिटी रखती हो। उनके मुताबिक हम इस पॉलिटिकल एलीट और इनके बच्चों की शाह खर्चियों से तंग आ चुके हैं। इनके दिखावे और इनके फ्लेक्सेस अब हमें बर्दाश्त नहीं है। अब जो भी आएगा वो लोगों की तर्जुमानी करे। इनफ इज़ इनफ, ये इनकी यूथ की डिमांड है कि जो भी आए उसको आवाम से राब्ता करना होगा। लोगों की ये डिमांड है कि हमें स्टेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए जो कि हकीकी मानों में लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करे और लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल करे और अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ना अपनाए, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस ना हो। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे रीजन के लिए। जिस तरह हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया में भी अभी इस तरह के कुछ हालात थे, पाकिस्तान में भी पिछले दिनों हमने काफ़ी प्रोटेस्ट देखे हैं। बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कुछ होता। और इवन अगर फॉरेन एजेंसीज का भी इसमें हाथ है तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट्स की भी गलती होती है। वो कुछ ऐसा रूम देते हैं जिसकी वजह से अवाम ट्रिगर होती है। अब ये सोशल मीडिया ऐप्स का बैन करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, जिसने ट्रिगर किया इन प्रोटेस्ट को, और उसके बाद जब बंदे मारना शुरू किए फोर्सेस ने। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी मजाक उड़ाते हैं कि जी हर जगह इनकलाब आ रहा है और पाकिस्तानी सोए हुए हैं या टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सी चीज़ों के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे कि क्यों यहाँ पर इनकलाब कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग एलीट की बात करें तो ये पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और पाकिस्तान मिलिट्री की भी हिस्टोरिकली एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिकली जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसमें आर्मी भी एक्टिव रहती है, आर्मी की गहरी नज़र होती है। अब बांग्लादेश में हमने क्या देखा था कि जब शेख हसीना वाजिद भाग रही थी तो आर्मी ने उनका साथ नहीं दिया। आर्मी ने फौरन अवाम के साथ कम्युनिकेट किया, चीज़ें अपने हाथ में लीं और एक केयर टेकर सेटअप बनवाने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी है, लिहाजा उनकी ये अप्रोच होती है कि चीज़ें हमारे हाथ में रहनी चाहिए, और बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल आर्मी इसलिए कंसीड नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब नेपाल या बांग्लादेश को भारत से वो थ्रेट्स नहीं हैं जो पाकिस्तान को हैं, इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बढ़ जाता है, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में बेहतरीन फैसले हम ले सकते हैं। यानी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं एक पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर में। अगर आप बात करें या जब इस तरह का कोई मसला दरपेश होता है, एक तरफ आपके सामने लोग होते हैं, एक तरफ रूलिंग एलीट होती है पॉलिटिशियंस पर मबनी, और एक तरफ होती है आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेट करने का तरीका रीजन के दूसरे ममालिक से थोड़ा डिफरेंट है, उनकी आर्मी से, क्योंकि उनकी आर्मीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ एक एज हमें नज़र आता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास कि अगर वो किसी पब्लिक एजिटेशन से इंटिमिडेट हो भी जाएं तो वो उसको मैनेज कर सकती हैं। और इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कहीं रिसेंटली कि पाकिस्तान की एलीट ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया, एक नया शहर खड़ा किया जो कि आपकी हिस्टोरिकल पॉपुलेशन से बहुत दूर था, यानी कराची या लाहौर से। कराची पहले पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था और वहां पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो एक ये भी डर था पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को कि अगर फ्यूचर में कोई भी अवाम के साथ कोई लड़ाई हो जाती है, कोई प्रोटेस्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो यहाँ से लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल सकते हैं, ये ज़्यादा ख़तरा हमारे लिए साबित हो सकता है। लाहौर को उन्होंने वैसे नहीं बनाना था क्योंकि हमेशा से एक सोच रही है पाकिस्तान के अंदर कि लाहौर भारत के करीब है तो वो हमेशा एक ख़तरे में रहता है अगर जंग हो जाती है। तो कराची से उन्होंने शिफ्ट किया इस्लामाबाद, एक नया शहर बनाया जहां पर रूलिंग एलीट ने अपने आप को फोर्टिफाई किया। और आप देख लें इस्लामाबाद में जो ज़्यादातर अवाम है वो दूसरे शहरों से आई हुई है, वो जॉब करती है, उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है इस तरह की चीज़ों को सोचने का, और ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। और जो आपकी हिस्टोरिकल पॉपुलेशंस हैं जैसे कि पेशावर, लाहौर या कराची, जो कि हर तरह का काम करते हैं, डाइवर्सिटी है, बिजनेस भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, ये वहाँ से बहुत दूर हैं। और इस्लामाबाद में अगर कोई प्रोटेस्ट हो तो लाहौर में ही नाके लग जाते हैं, यानी लाहौर के लोगों को इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए ही 1000 हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा कंटेनर्स की सूरत में। तो इसलिए इस तरह की मैस मूवमेंट्स यहाँ पर इतनी सक्सेसफुल नज़र नहीं आती, हालांकि कोशिशें ज़रूर हुई हैं। हमने पाकिस्तान के हर मार्शल लॉ के एंड में एजिटेशन देखी है जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। अयूब के आखिरी दिनों में भी यही हुआ, ज़िया के आखिरी दिनों में भी एजिटेशन शुरू हो गई थी, और मुशर्रफ के दौर में भी आपको याद है 2007-8 में किस तरह वुकला मूवमेंट शुरू हुई थी। ना सिर्फ वुकला मूवमेंट बल्कि और भी बहुत सी तरीकें शुरू हो रही थी। तो पाकिस्तान में हर मार्शल लॉ को अपने आखिरी दिनों में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हिस्टोरिकली आर्मी ने ये नैरेटिव देने की कोशिश की है कि हम आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, यानी जो आवाम सोचेगी वही हम करेंगे। 99 में जब मार्शल लॉ लगा था, नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उठाया गया था, तब लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की थी। मतलब जो काम प्रोटेस्टर्स के करने का था वो आर्मी ने कहा हम करेंगे, और लोग भी शाना बेशाना उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन आजकल की सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। नेपाल में 2007 तक मोनार्की कायम थी, यानी यहाँ बादशाह हुआ करता था, लेकिन नेपाल की माओइस्ट पार्टी, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी कहते हैं, उन्होंने एक आर्म रेजिस्टेंस का आगाज़ किया था और 10 साल ये जंग चली थी, जिसके नतीजे में इस मोनार्की का इख्तिताम हुआ था। इन प्रोटेस्ट में हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स भी शामिल हो रहे हैं, जबकि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम कहती है हमें किसी किस्म की रूलिंग एलीट नहीं पसंद, हमें करप्ट स्ट्रक्चर्स नहीं पसंद,
हमें अवाम की तर्जुमान हुकूमत चाहिए। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल में ये जो प्रो मोनार्क्स हैं, इनके पीछे बीजेपी और मोदी का हाथ है। भारत के हिस्टोरिकली इनके साथ बड़े ज़बरदस्त कनेक्शंस हैं, लेकिन इनके दोबारा इमर्ज होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अवाम इसको कभी लाइक नहीं करेगी। केपी शर्मा ओली की हुकूमत के इख्तिताम की वजह से जहां भारत खुश हो रहा है, वहां इनको एक और खुशी ये भी है, भारत का ये ख्याल है कि नेपाल के अंदर अब ISI का इन्फ्लुएंस मज़ीद कम होगा, क्योंकि भारत के लिए ये एक ख़तरे की घंटी थी कि नेपाल जिस तरह शर्मा साहब के अंडर चाइना की तरफ जा रहा था, तो भारत ये इंटिमिडेट होता है कि ये सारे मुल्क मेरे खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं, जो कि बाद में एक मिलिट्री अलायंस की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। चाइना, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। भारत ऑलरेडी अपने नेबरहुड में बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है, और भारत की कैलकुलेशन में इस हुकूमत का घर जाना भारत के इंटरेस्ट में है। ये जो पूरा तख्ता उल्टा है, तो डेफिनेटली भारत अब ये समझ रहा है कि यहाँ पर भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसलिए भारत का मीडिया नई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है और इनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। इनको प्रो इंडिया बनाकर पेश किया जा रहा है। अब देखना यह है कि नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं, नेपाल की जो आवाम है, वो इस एटीट्यूड को किस तरह देखती है कि अगर इन पर टैग लग जाता है कि ये प्रो इंडिया हैं, क्योंकि ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है नेपाल के अंदर। तो क्या नेपाल की यूथ एक प्रो इंडियन सेटअप को कबूल कर पाएगी, या आपके ख्याल में ये नया सेटअप प्रो इंडिया नहीं होगा उस तरह जिस तरह इंडियन मीडिया बता रहा है? वो नेपाल के इंटरेस्ट को फोकियत देंगे और बाद में देखेंगे कि चाइना से ताल्लुकात रखने हैं या भारत से, या दोनों से। और आपके ख्याल में नेपाल के इन प्रोटेस्ट के पीछे CIA और रॉ का हाथ था या नहीं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।